हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So IFRS it stands for International Financial Reporting Standards. So these are a set of accounting rules and principles developed by International Accounting Standard Board to ensure transparency, consistency and comparability of financial statement across different countries and industries. देखो क्या मीनिंग होता है इसका IFRS, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो IFRS क्या होता है? एक ऐसे अकाउंटिंग रूल्स का सेट है जो दुनिया भर की कंपनीज को ये बताता है कि उन्हें अपने बिजनेस का फाइनेंशियल हिसाब किताब, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, खर्चे हो गए, इनकम स्टेटमेंट्स हो गए, एसेट्स हो गया, लोन हो गया, कैसे दिखाना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल्स बनाए जाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। तो मेन IFRS का मेन पर्पस क्या है कि सभी कंट्रीज की कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाए, ताकि उन्हें दुनिया के किसी भी कोने का इन्वेस्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इजीली, आसानी से समझ सके। ठीक है, so these standard guide how companies report their income statements, assets, liabilities and overall financial position. The main objective of IFRS is to create common accounting language that make it easier for investors, regulators and other stakeholders and around the world to understand and company कंपेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब एक कॉमन रूल बुक बनाना, एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाना, जिसे दुनिया के लोग समझ सके, जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ सके, गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करना चाहता है वो समझ सके। ठीक है, तो एक कॉमन रूल को फॉलो करना, कॉमन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जैसे अगर एक कंपनी इंडिया में है और दूसरी जर्मनी में है, तो अगर दोनों IFRS फॉलो करती हैं, ठीक है, उसके रूल्स फॉलो करती हैं, तो उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर में होंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपेयर करने में ईजी हो जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इंडिया ने IFRS को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से इसका इंडियन वर्जन बनाया गया है, जो लगभग IFRS जैसे ही होते हैं। बस कुछ चेंजेस इंडिया के लॉ के कंडीशंस के हिसाब से किए गए हैं। तो आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल बिजनेस है IFRS या उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, ताकि उनका बिजनेस ट्रस्टवर्दी लगे और उन्हें ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASC एंड स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। क्या मीनिंग है इसका? The International Accounting Standard Committee (IASC) established in 1973 was replaced by International Accounting Standard Boards in the year 2001, which now issues International Financial Reporting Standard IFRS। देखो 1973 में क्या हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था IASC, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इसका मेन एम ये था कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक कॉमन अकाउंटिंग रूल बनाया जाए, ताकि हर कंट्री की कंपनी अपना अपना फाइनेंशियल डेटा, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, सेम तरीके से बनाए और उसे प्रेजेंट करें। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, 2001 में IASC को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे हम IASB कहते हैं। ठीक है, तो अब ये IASB ही IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ठीक है, तो IFRS एक ग्लोबल रूल बुक है जो बताता है कंपनीज को अपना फाइनेंशियल डेटा कैसे शो करना है और कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप IASC and later IASB was to develop accounting standard that would be acceptable worldwide to produce and present financial information based on similar accounting standards. So thus it is a process to improve financial reporting internationally. तो IASC और IASB का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया उसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा सके, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लियर हो, एक्यूरेट हो, कंपेयर करने लायक हो। ठीक है, तो मेन इसका क्या था, IASC ने क्या किया, 41 इशू किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड and a framework for the preparation and presentation of financial statement, out of which 12 IAS have been superseded and large number of them have been revised। तो IASC ने क्या किया था, 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूज किए थे, जिसे बोला जाता है IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनमें से कुछ अप्रॉक्स 12 IAS जो थे वो पुराने हो गए थे, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, या जिसे हम कह सकते हैं रिवाइज किया गया, अपडेट किया गया। तो IASC ने एक फ्रेमवर्क भी बनाया था
जो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है इसमें IFRS में कि इसका मेन पर्पस क्या है, कंक्लूजन ये निकलता है कि IASC ने दुनिया के लिए लोगों वर्ल्ड वाइड के लिए कॉमन अकाउंटिंग रूल्स बनाए थे जो आज IASB के अंडर आके IFRS के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, जिसे कंपनीज अपने अकाउंट्स सेम फॉर्मेट में बना सके। देखो अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाएंगे तो लोगों को वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप सेम अकाउंटिंग रूल बुक को फॉलो करते हो तो कोई भी जो इन्वेस्टर्स है आपका, भले इंडिया का हो या बाहर का हो, तो वो सेम अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करेगा तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। इसलिए मेन काम क्या है, कॉमन रूल बुक बनाया जाए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।